बीच बाजार एक 22 साल की लड़की जो धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को उतार कर फेंक रही थी। जब वो कपड़े फेंक रही थी तो बाजार में जो लोगों की भीड़ थी वो भीड़ उस लड़की को देख रही थी और उसको ताक रही थी। देखते देखते उस भीड़ में से किसी ने भी ये ज़रूरत नहीं की कि उस लड़की को पुनः वो कपड़े पहनाए जाएं और पहनाने के बाद उसको वहाँ से अलग दूर लेके जाया जाए। हर कोई व्यक्ति था जो उस लड़की को देखना चाहता था। तभी भीड़ में से एक महिला निकल के आती है और वो महिला ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लोगों को डांटने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारे घर में क्या माँ, बहन, बेटियाँ नहीं हैं जो इस तरह से तुम किसी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तब उस महिला ने उस लड़की को कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद उससे जब बातचीत करने लगी तो पता चलता है कि वो लड़की सामान्य नहीं थी, बल्कि उसका जो दिमाग था वो औरों के मुकाबले बहुत कम था और वो मंद बुद्धि थी। शायद इसीलिए वो अपने शरीर के कपड़े उतार उतार कर फेंकने की कोशिश कर रही थी। तभी उस लड़की को एक जगह लेके जाया जाता है, उसको कुछ खिलाया जाता है, उससे कुछ बातचीत की जाती है और कपड़े पहनाने के बाद उसको बताया जाता है कि इस तरह से कपड़े नहीं उतारते, ये सब गलत होता है। वो महिला अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात उस महिला की हत्या कर दी जाती है और जैसे ही उस महिला की हत्या होती है तो उसके बाद फिर गाँव के लोगों को इस बात पर बेहद गुस्सा था। उस महिला का अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस घर में उसके ससुर रहते हैं, उसकी सास रहती है और सास ससुर की भी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। जो उस महिला का पति होता है उसके पति को कैंसर हो जाता है और जब यही बात गांव के लोगों को पता चलती है तो गांव के लोग कह उठते हैं कि एक सीधी सादी बहू की इन्होंने जो हत्या की है ये उसी का नतीजा है, उसी की इनको सज़ा मिल रही है। और जब कुछ दिन के बाद वही महिला जब जिंदा हो जाती है, 14 साल लगते हैं और 14 साल के बाद अचानक से वो पब्लिक के सामने प्रकट होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी चिता उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखी है, जिसकी एफआईआर दर्ज है, जिसके लिए परिवार के लोगों ने सज़ा काटी है, तो आखिरकार वो जिंदा कैसे हो सकती है। आज कहानी उसी महिला की है जो अपना आप में एक रहस्यमयी कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश की। दरअसल गुजरात प्रदेश का एक इलाका है बनासकांठा और इसी का इलाका है पालनपुर। दरअसल पालनपुर की पुलिस एक व्यक्ति को जुलाई 2019 में फ़ोन करती है। कहती है पुलिस की क्या हमारी बात प्रकाश से हो रही है? तो प्रकाश कहता है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं प्रकाश, तुम अपनी बीवी का यानी कि अपनी पत्नी का जो फ़ोटोग्राफ्स है वो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर। तभी वो कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मजाक इस बात की, बोले बीवी का आप फ़ोटोग्राफ्स क्यों मांग रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं प्रकाश, हम तुम्हारी बीवी को पकड़ कर लेके आए हैं, तुम्हारी बीवी हमारे पास है, वो तुमसे बात भी करना चाहती है, तो इसलिए आप अपनी बीवी का फ़ोटोग्राफ्स हमें दे दीजिए और हम उसका मिलान करना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच तुम्हारी पत्नी है या कोई और महिला है। जब ये बात उस व्यक्ति से की जाती है तो उसे लगता है कि वो शायद पुलिस से उससे मजाक कर रही है, पर बार बार पूछता है कि सचमुच आप पुलिस ही बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि हम पुलिस ही बात कर रहे हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों को लेकर आप सीधा यहाँ आ जाइए थाने में और इस महिला की शनाख्त कर लीजिए। अब जब बात शनाख्त की आती है तो कहता है कि साहब मैं तो कैंसर से पीड़ित हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए मुझे खुद समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तो आ नहीं पाऊँगा। वो कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो परिवार के किसी और सदस्य को भेजना पड़ेगा। अब यहाँ से परिवार के सदस्य जाते हैं उस महिला की शनाख्त करने के लिए। अब सामने एक उसकी ननद है, सामने उसके जेठ हैं, सामने उसके चाचा ससुर हैं, कई सारे लोग परिवार के होते हैं और जब सामने देखते हैं उस महिला को तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 14 साल पहले जो ख़त्म हो चुका था, जो मर चुका था, वो अचानक से ज़िंदा कैसे हो गया है। यहीं से बात शुरू होती है और बात जब शुरू होती है तो पुलिस ये पूछती है कि आखिरकार कहानी क्या थी। तो वो कहते हैं कहानी कुछ इस तरह से थी। ये पाटन एक ज़िला लगता है और पाटन का गांव था बलवा। यहाँ पर 5 फरवरी 2005 की ये बात है। एक घर के अंदर दादा दादी, उनका पोता और उनके बहू ये रहती थी। बेटा है जो मुंबई में रहकर नौकरी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था इस घर में, लेकिन 5 फरवरी 2005 की रात लगभग 1 बजे के आसपास इस घर में जो बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसका नाम यश होता है। यश रो रहा था, चिल्ला रहा था। दादा और दादी की आंख खुलती है, वो कहते हैं कि आखिरकार जो उसकी माँ है भीखी पांचाल कहाँ गई। वो बहू को आवाज़ देते हैं कि बहू तुम कहाँ हो, तुम्हारा बेटा रो रहा है। जो बार बार आवाज़ दे रहे हैं तो भीखी पांचाल की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी वो उस बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे से जाकर पूछते हैं कि यश बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, क्या बात है? तो कहता है कि मम्मी का कुछ पता नहीं है, वो मम्मी मम्मी कह के ही चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी कह के ही रो रहा था। अब घर वालों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की।
आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। आसपास के घर वालों से पूछते हैं। अब आसपास के घर वाले, बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद अब टॉर्च लेकर, अपने अपने हिसाब से, कोई मोबाइल की टॉर्च लेकर अब इस महिला को तलाश करना शुरू कर देता है। अब उस महिला को ढूंढने के लिए लोग जंगल की तरफ जाते हैं और जैसे जंगल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। वही महिला जिसको ढूंढ रहे थे, भीगी पांचाल, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास होती है, वो महिला अब जंगल में पड़ी है, लाश है उसकी। अब जैसे ही ये बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस मौके पर आती है तो रात को ही 3-4 बजे के आसपास उस लाश को देखने के बाद हर किसी की हालत ख़राब थी। दरअसल कुछ ही घंटे पहले इसकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद उसके शरीर को कैरोसिन डालकर जला दिया था। अब गांव वाले, पुलिस वाले अब इस बात को लेकर जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर इस महिला का मायका था, भीकी पांचाल का। उसके घर वालों को भी सूचना दी जाती है। अगले दिन वो लोग आते हैं और अगले दिन आने के बाद वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और साफ साफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए रोज़ के रोज़ परेशान किया जाता था, दहेज के लिए रोज़ रोज़ मारा जाता था। लेकिन इस घर का जो इसका पति है वो तो मुंबई में रह के जॉब करता है, तो फिर मारता कौन था? आरोप लगता है सास पर, आरोप लगता है ससुर पर, आरोप लगता है उसकी ननद पर। और बस यहीं घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले इन सबको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देते हैं। इस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जब अंतिम संस्कार होता है उसके बाद एक मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन पुलिस के पास ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाले थे कि वो, आप तो जानते हैं पुलिस किस तरह से काम करती है। साल 2006 के आसपास की बात है, अचानक से इस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, यानी कि इसके दादा को, बच्चे के, जिसका नाम होता है अमृत पांचाल। और यश वो 4 साल का था, पिता उसका रहता था मुंबई में। हालांकि पिता भी कुछ दिन के बाद अपने इस बेटे को लेके चला जाता है। अब घर में ये अमृत पांचाल, इनके जो घर का मुखिया था, उसकी तो मौत हो चुकी थी हार्ट अटैक से। कुछ दिन और बीतते हैं। कुछ दिन के बाद, इनके साल 2013 की बात है, जो इस घर की दादी थी, महिला थी, बाबूबेन, उसकी भी मौत हो जाती है। बाकी सदस्य बचते हैं 2, जिसमें एक प्रकाश होता है और उसका बेटा होता है। वो दोनों मुंबई में रहना शुरू कर देते हैं। और जब मुंबई में रहना शुरू कर देते हैं, ऐसे वक्त दर वक्त बीतने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि प्रकाश की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रकाश को दरअसल लीवर का कैंसर हो चुका था और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है कि वो अपना मुंबई में काम छोड़ छाड़ के सीधा अपने गाँव बलबा वापस आ जाता है पाटन में, और वहाँ वो रहने लगता है। और जब धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है, साल 2000 ये बात है 19 की जुलाई का महीना था, और 14 साल बीत जाते हैं इस कहानी को ख़त्म हुए। लेकिन परिवार के सदस्यों की एक एक करके मौत हो रही थी। तो गांव के लोग कह रहे थे कि इस परिवार के लोगों को इनकी बहू की हत्या के इल्ज़ाम में श्राप लगा है, इनको इसकी सज़ा मिल रही है। जब ये बात कहते थे तो परिवार के लोग और टूटते थे और परेशान होते थे, और उन्हें जब बुरा लगता था तो फिर गांव वाले और ज़्यादा उन्हें टोकते थे। लेकिन अचानक से पुलिस की एंट्री होती है, अचानक से पुलिस ये बात करती है, तो घर वालों को यकीन नहीं होता। और वहाँ जाकर देखते हैं तो सचमुच उनकी घर की बहू ही थी जो जिंदा थी। अब जिंदा है तो वो मरने वाली औरत कौन थी? यही कई तरह के सवाल थे। अब जब बातचीत करने लगते हैं तो तब पुलिस घर वालों के सामने चौंकाने वाला खुलासा करती है। दरअसल पुलिस कहती है कि खिमाना में चोरी हुई थी, और जब खिमाना में चोरी हुई थी 20 लाख रुपए की, तो वहाँ से चोरी करने वाले आरोपी होते हैं बिबूजा राठौर। ये उनको गिरफ्तार करती है, बिबूजा राठौर को। और पुलिस से गिरफ्तार करके जब लेके आती है तो वो कहता है कि साहब हाँ, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब पुलिस वाले से सख्ती से पूछ रहे थे तो पूछते पूछते ये एक राज की बात जब बताता है तो उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि साहब ये 5 फरवरी 2005 की बात है, उसने एक महिला की हत्या की थी, और उस महिला की हत्या करने के बाद जिसकी हत्या की है दरअसल वो थी नहीं, हत्या किसी और की थी, उसकी जगह उसके कपड़े पहना दिए थे और हम उसको लेके आ जाते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई, जो बात है उसको सही से बताने की कोशिश करो। तभी वो बताते हैं कि साहब उसकी जो एक प्रेमिका होती है, और जो उसकी प्रेमिका की शादी उसके घर वाले उसकी गैर मर्जी के ख़िलाफ़ कर देते हैं। वो चाहता था कि उससे शादी करे, उसके साथ ज़िंदगी बिताए, लेकिन उसके घर वाले उसकी जब राज़ी नहीं थे, तैयार नहीं थे, तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसके जो पति था उसे लेकर सीधा अहमदाबाद चला जाता है और अहमदाबाद में रहने लगता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो अहमदाबाद में जाकर खुश नहीं थी प्रकाश के साथ, भीकी पांचाल, और वो आए दिन अपने पति से लेकर नाराज़ होती थी। वो कहती थी कि देखो मेरे परिवार के बाकी सदस्य सबके सब मुंबई में हैं, इसलिए मैं अहमदाबाद में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूँगी। हालांकि 4 साल तक उसने अहमदाबाद में गुजार दिए थे, और 4 साल में ही उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहती है कि बस मैं मुंबई जाऊँगी, इसलिए मुझे गाँव छोड़ दो, और जब तुम्हारे पास पूरा पर्याप्त इंतज़ाम हो जाए मुझे मुंबई ले जाने का,
तो आप मुझे मुंबई लेके चले जाना। वो अपने बेटे के साथ, यश के साथ सीधा अपने गांव आती है, गांव में रहना सहना शुरू कर देती है। और बहुत ही जल्दी वो वक्त आने वाला था जब वो अपने गांव से सीधा मुंबई जाने वाली थी, क्योंकि जो प्रकाश था उसको वेल्डर के एक कारखाने में वेल्डिंग का काम मिल जाता है, वो भी वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। उसने एक फ्लैट लिया, अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि मैं तुम्हें जल्दी ही लेने के लिए आने वाला हूँ और इसलिए अपना सारा सामान तैयार कर देना। वो अपने पिता अमृतलाल को भी फ़ोन करता है, अपनी माँ बाबूबेन से बात करता है, कहता है माँ और पापा मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम बस मुझे इस बात की इजाज़त दे दो। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुंबई में खुश रहोगे तो ठीक है, मुंबई में चले जाना। लेकिन उसके आने से पहले ही इस विवाह भीकी पांचाल की हत्या हो जाती है। और हत्या उसकी नहीं होती, बल्कि हत्या उसकी होती है जो बाज़ार में एक महिला मिली थी जिसके कपड़े तन से जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, जो कि मंदबुद्धि थी। इस मंदबुद्धि लड़की को बीच बीच में जाती थी बाज़ार, खाना दे के आया करती थी, क्योंकि उसे मायके में ही एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है विभूजा राठौर। विभूजा राठौर से प्यार हो जाता है। और जब इसका पति मुंबई में था तो उसका ये प्रेमी विभूजा राठौर अक्सर घर आया जाया करता था। उसका विभूजा राठौर उसका प्रेमी कहता है कि कब तक मैं इसे छुप छुपाते मिलूंगा, इसलिए यहाँ से चलते हैं। वो कहती है कि यहाँ से अगर हम चले गए तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे क्या किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। इसलिए उस मंदबुद्धि लड़की को घर पे लाया जाता है। घर पे लाने के बाद जो अपने खुद के कपड़े होते हैं उसे पहनाए जाते हैं। पहनाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद ये सीधा यहाँ से एक मेहसाड़ा एक जगह होती है, वहाँ पर किराए पर रहने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इसका प्रेमी होता है जिसका नाम विभूजा राठौर होता है, विभूजा राठौर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। इसकी आदत थी चोरी करना, चकारी करना, लूट डकैती, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना होता था और पुलिस के निशाने पर वो हमेशा रहता था। लेकिन 20 लाख की चोरी में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने न केवल ये चोरी की बात स्वीकार की, बल्कि उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने एक महिला की हत्या की है और जिसको हत्या की है उसकी जगह पर वो अपनी प्रेमिका को लेकर अपने साथ आ जाता है। पहले उसका नाम भीखी पांचाल होता है, लेकिन बाद में उसका नाम वो रख लेता है भावना राठौर। और भावना राठौर, विभूजा राठौर दोनों एक साथ लंबे समय से रह रहे थे। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में 2 साथी उसके और होते हैं। एक का नाम होता है जैनाजी परमार होता है और दूसरे का नाम होता है बखत परमार। ये भी साथ होते हैं। पुलिस इनको भी गिरफ्तार करती है। अब घर वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जो इसका बेटा था 4 साल का था उस वक्त जब इस महिला ने हत्या होने का अपना ही खुद का स्वांग रचा था, नाटक रचा था। और जब इसका खुलासा होता है तब वही लड़का 18 साल का हो जाता है। तब वो लड़का रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम मेरे दादा मर चुके हैं, मेरी दादी मर चुकी है, मेरे पिता को कैंसर हो चुका है, पता नहीं कब उनकी आखिरी सांसें थम जाएं, और मेरी पढ़ाई 7वीं क्लास के बाद पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गाँव के लोग ये कहने लगे थे कि ये महिला की हत्या करने के बाद इनको श्राप लगा है, तो ये सब इतनी बड़ी सज़ा देने की ज़रूरत ही क्या थी। जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो यहाँ से भाग सकती थी, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन परिवार को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। कई साल तक परिवार के लोग जेल में सलाखों के पीछे रहे, बुआ जी भी सलाखों के पीछे रहीं, ताऊ जी भी रहे। इतने सारे लोगों को बर्बाद करने की आखिरकार ज़रूरत क्या थी। पुलिस ने हालांकि उन्हें जो भी आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार किया और अदालत ने जिन लोगों को बेवजह की सज़ा दी थी उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। पुलिस ने भी माफ़ी मांगी। पुलिस ने हालांकि बहुत बड़ी गलती ये की थी कि जिस महिला की लाश मिली थी कम से कम उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी कि सचमुच मरने वाली औरत वही है या कोई और है। लेकिन पुलिस की एक गलती से परिवार के कई सदस्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। और जाते जाते आज भुवनेश यादव हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।